अच्छा मोहतरम तसल्ली से पढ़िएगा, लैंड किताबों में जीरो पे है, डेट्स वाई हमने सरप्लस रिकॉर्ड किया। साल खत्म होने से 6 महीने पहले एस ने बेचा है सॉफ्टवेयर, एस से हूँ कौन है, पी ने बेचा है सॉफ्टवेयर सब्सिडरी को फॉर 120 मिलियन। इट्स कैरिंग अमाउंट वाज 9p। अच्छा अब हमारा लेवल देखें क्या हो गया है कि हम ऐसे कर रहे हैं ब्रैकेट में कॉन्सिडरेशन माइनस इज इक्वल टू ग्रॉस गेन। ओए होए 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 होए, हाई लेवल की वर्किंग्स अंदर ही अंदर हो रही हैं। ग्रॉस गेन निकल आया, इसको नेट करने डेप्रिसिएशन से 30 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 बाय 12। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾ ਲਓ 25। एंट्री बता दें, सीआरई डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट। चलें जी नोट करें, सीआरई में भी कर सकते हैं ये, या वर्किंग एड के तौर पर खाली इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है। देखें इधर आप सीआरई और एसआरई के नीचे ना दो दो तीन तीन लाइनें छोड़ दीजिएगा। सीआरई एसआरई के नीचे दो दो तीन तीन लाइनें अगर छोड़ देंगे तो ये ऐसे डाल के 25 को ऊपर ले गए। जी बोले, किसने बेचा है, किसने बेचा है? सीआरई डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट। टाइम देखा है शादा पांडे कली करा लो। इम्पेयरमेंट गुडविल, गुडविल अभी आई कोई नहीं, लेकिन इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर दें, उधर ही रखो। एनसीए किस पे है? फेयर वैल्यू पे। तो एसआरई डेबिट कितने से? अब इंटेंजिबल्स में भी डाल सकते हैं, गुडविल अलग शो भी कर सकते हैं, -60। कड्डी है नहीं, इम्पेयर पहले होगी। चलो इजी मार्क्स तो लो ना। Parent acquired 3 million shares of Ambara representing 25% shares on that date. ये साल का पहला दिन है। On that date, PEL's retained earning and fair value of share was 2400 and 172। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर काट दें, एक है शेयर की फेयर वैल्यू कुछ नहीं करनी होती। अच्छा जी, ये इसने प्री आर ई दे दी है, प्री आर ई दे दी है, लेकिन मेरा मशवरा है कि प्री आर ई को छोड़ें, आप पोस्ट पैट से खेल लें, पोस्ट पैट से खेल लें, इसलिए मैं प्री आर ई को छोड़ रहा हूं, पोस्ट पैट से खेल लें। पोस्ट पैट 280 इंटू 12/12, ये भी याद रखना है, 11/12 भी करना है, कुछ करना है। हमारे सवाल में 12/12 है क्योंकि हमने साल के पहले दिन खरीदा हुआ है, एक साल पूरा हो गया है। 280 इंटू 12/12 मल्टीप्लाइड बाय 25%। अच्छा जी, लिख दो यहां पोस्ट पैट, लिख दो यहां पोस्ट पैट। लॉस है, क्या करूं बता दें बॉस? माशाल्लाह आप लोग तो पहुंचे। पोस्ट पैट इधर ले जाएं, पोस्ट लॉस या पोस्ट पैट, जो भी नाम रख लें, पोस्ट पैट 280 इंटू दूसरी बीवी की तरफ से लॉस आ गया इंटू 25%, 70 ARE 70। इस साइड पे ले आए ARE, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सर जब से ये इधर गई है और यार इधर आई है, मेरा तो दिल धक 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 कर रहा है। होता है शुरू में, होता है, हमारे पे भी तजर्बे किए थे आई कैब ने। अच्छा जी, आगे चलें। अगर किसी ने वर्किंग 6 करके करना है क्लोजिंग माइनस प्री,
फिर तो बहुत ही आसान हो जाता, पी एस और ए, ओपनिंग पैट क्लोजिंग। पैट कितने, हमेशा इस वर्किंग 6 में पूरी फिगर लानी है और पूरे साल की लानी है, कभी 3/12 ना कीजिएगा, 3/12 बाद में करते हैं, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ में पूरी फिगर्स लाइएगा, पूरा प्रॉफिट, पूरा डिविडेंड, कुछ कोई परसेंटेज नहीं लगानी इस वर्किंग में, बस शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगा दीजिएगा डिविडेंड निकालने के लिए। जी 280 का, और प्री आ रही 2400। ये तो दोनों सवाल में गिवन थी, वर्किंग 6 आराम से हो सकती थी। जी क्लोजिंग 2120। नोट कर लें, वर्किंग 6 रफ वर्किंग, नॉट रिक्वायर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग माइनस प्री भी कर सकते थे। डिविडेंड तो वैसे ही नहीं है। अच्छा, इसमें फिर वर्किंग 7 इस तरह करते हैं, पोस्ट आरी क्लोजिंग माइनस प्री इंटू 25%। ओए क्या जवाब आ रहे हैं, -70। ओहो, फिर इसको करके आप लोग करते ऐसे, पेपर में ऐसे करते, या पहले से ही सोच लेते लॉस आ रहे हैं, पहले से ही सोच लेते, इधर माइनस नहीं, इधर वर्किंग 1 में बस इजाजत है, और ज्यादा इजाजत नहीं हमको दे रहे, थोड़ा सा रूम देते हैं ना बच्चों को, फिर इसको इधर ले जाएं, पोस्ट आ रही। बाकी अब नेगेटिव लिखना है पॉजिटिव लिखना है उस चक्रों में ना पड़े कि 2400 पहले लिख दें, उन चक्रों में ना पड़े, बस क्लोजिंग माइनस प्री रखें, बस नेगेटिव की वजह से इधर लाए हैं ना। कितना आ गया 70, तो भी जवाब 70 आता, और इसको उधर ए आर ई में दूसरी साइड पे लेके जाना है, 70 वही आ। ओके, पोस्ट ओसीआई चाहिए मुझे, पोस्ट ओसीआई, पोस्ट पैट चाहिए साथ मुझे, पोस्ट ओसीआई चाहिए, जैसे पास पेपर क्वेश्चन 1 में किया था, पोस्ट ओसीआई या पोस्ट सरप्लस। बैलेंस शीट के सवाल में तो इसका बेहतर नाम होगा पोस्ट सरप्लस, पोस्ट सरप्लस। क्लोजिंग माइनस प्री की जरूरत नहीं है, फॉर द ईयर दिया हुआ है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी यहां जरूरी नहीं है, पेरेंट और सब्सिडरी की किताबों में कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होगा, लेकिन एसोसिएट की किताबों में रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है, ठीक है कोई मसला नहीं, बस इसमें कोई यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी जरूरी नहीं है, एसोसिएट जो कर रही है करती रहे। आप मुझे बता दें, रियलाइज्ड खुशी हुई या रियलाइज्ड गम हुआ, और अनरियलाइज्ड खुशी हुई, तो फॉर्मेट बताएं, क्लोजिंग माइनस प्री आरई और क्लोजिंग माइनस प्री रीवैल्यूएशन सरप्लस, या साल का प्रॉफिट और साल का ओसीआई। जी कितना ग्रो करेंगे, ये प्रॉफिट है हमारी, ग्रो करेंगे 60 इंटू 25%, 15। ये ना मजबूरी में मैं सीआरई में लेके जा रहा हूँ, ये असल में अगर सारे लोग रीवैल्यूएशन यूज कर रहे होते ना, तो फिर मैं आपको एक वर्किंग खुलवाऊंगा मंडे को, फिर मैं उसमें लेके जाता, वो वर्किंग होती CRS, ये असल में जाता होता है CRE में नहीं, CRS, लेकिन CRS अकाउंट ना खोलें क्योंकि ग्रुप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं कर रहा, थोड़ा सा गलत काम कर दें, खैर है, इसको उधर ले जाएं। वैसे आने वाले दिनों में लिख लें, इसको हम लेके जाएंगे CRS, कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस, मंडे को लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अभी मजबूरी है, मजबूरी में बस इसको इधर ही ले जाएं, ARS, ए का रिवैल्यूएशन सरप्लस, ए की कलेजी,
15। बस ये एक अजीब सी एडजस्टमेंट है इस सवाल में, आगे चलें। लेकिन हमारा शेयर साथ साथ लगाते रहना है। लेकिन सरप्लस नहीं पड़ा था तो इसको भी आरई में ले गए। पेरेंट का सर लिखें 60 के साथ, सरप्लस नहीं, पेरेंट का सरप्लस नहीं पड़ा हुआ था तो इसको आरई में ही ले गए। 60 के साथ किताब पे लिख लें मजबूरी में। पेरेंट का सरप्लस नहीं पड़ा था तो इसको भी आरई में ले गए। चलें, ये सवाल खत्म हुआ। ये मैं वर्किंग करूंगा, वर्किंग नंबर 8। एसएल डिस्पोज्ड ऑफ अ मशीनरी फॉर, अभी मुझे ना बताएं एसएल कौन है, एल कौन है, पहले गेन निकाल लूं। एसएल सोल्ड अ मशीनरी फॉर 200 एट अ गेन ऑफ, ये मैंने करवाया था एक दिन आपको। 100% मैंने कहा था आप लेने ऑफ बुक वैल्यू, ये मैंने समझाया था। अब फॉर्मूला लिखें, बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंसिडरेशन रिसीव्ड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 100। ओए ये 200% है या 200 मिलियन है? अजीब ही फिगरें बन गई हैं। 200 ये वाला अगर 200% पे पड़ा है तो मुझे पहले बीवी बता दो, फिर प्रॉफिट बैलेंसिंग निकाल लूंगा। जी बोंगा P&L 100, तो ये 100% ना सेल प्राइस पे ना लीजिएगा। आमतौर पे लोग बुक वैल्यू पे प्रॉफिट डाल के चीज आगे बेचते हैं। क्या चीज? इसमें देखो ना, एट अ गेन ऑफ 100% ऑफ बुक वैल्यू, अगर लिखा होता था एट अ गेन ऑफ 100% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट को 100 लेते थे, बुक वैल्यू को 100 लिया है, इसमें 100 डाला है, सेल बैलेंसिंग लिए 100% ऑफ बुक वैल्यू। तो 100% ऑफ बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू को 100 एज्यूम करें, वो प्रॉफिट भी उसमें 100 है, तो टोटल फिर इसको नेट ऑफ डेप्रिसिएशन करें। ग्रॉस गेन 100 डेप्रिसिएशन इनटू पीस शेयर। किसने बेचा? पी ने। सीआरई डेबिट किसने खरीदा? ए ने। ए की तो नजर ही नहीं आ रही, वो इन्वेस्टमेंट्स पे जोर निकाल। कितना? गेन रिवर्सल P2A, सीआरई डेबिट, और क्रेडिट इम्पेयरमेंट कितनी है? 100। सीआरई इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड सीआरई डेबिट। मीनू किथे फसा छड़िया है, थोड़ी जी भी जगह नहीं छड़ी मेरे वास्ते। ओ निक्की की हो गया तेनू? चलो अहमद मिटा दो आके अगला सवाल, तस्वीर खींच लें। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5।
उधर ही रखो। चलिए जी आखिरी सवाल। फॉलोइंग आर द, उधर ही रखो। निकी शिकी की फेयर वैल्यू खुद ही निकाल लीजिएगा, एस के शेयर की फेयर वैल्यू दी भी है। फॉलोइंग आर द समराइज स्टेटमेंट ऑफ एन हेप्टागन, एलिप्स एंड एट 30/2000 पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, बैलेंस शीट एलिप्स की दी हुई है और इन्वेस्टमेंट ऑक्टागन में दी हुई है। चलो मर्जी तुम्हारी। इन्वेंट्री, अदर करंट एसेट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, लायबिलिटीज। साल के, शुक्र है नहीं, मिड में, साल के मिड में पेरेंट ने 60% शेयर खरीदे एलिप्स के एट फॉलोइंग कंसिडरेशन विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन एचएल बुक्स, जो कि एचएल बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं होती। ये तो सबसे आसान सवाल होता है, पेज नंबर 519 एज इट इज कर देना होता है, जनरल एंट्री करके उसको पोस्ट कर देना होता है। तो करते रहिए ऐसे, टाइम आया साथ साथ एंट्रीज करें, फारग करें सवाल को इधर ही। 1 शेयर इन एचएल वाज गिवन फॉर एवरी 3 शेयर्स इन एएल। अब कैलकुलेटर पकड़ना है बस आपने। हमने इस सब्सिडरी को कितना खरीदा है? 60%। एक काम करें, 650 की जगह कैलकुलेटर पे लिखें 65 इंटू 60%, 39 मिलियन शेयर्स हमने खरीदे हैं। अब इधर किताब पे ही कर दीजिएगा। 39 मिलियन शेयर्स, हर 1 शेयर इन HL was given for every 3 shares in EL। उसके 3 शेयर आए तो मैंने अपना, तो नए शेयर प्रिंटिंग मशीन से कितने प्रिंट करा के दिए? 13 मिलियन। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। नहीं करूंगा मैं एंट्री, मैं बैलेंस शीट के फेस पे एंट्री करूंगा आज। ये आपके समझने के लिए एंट्री लिखी है, बस 13 मिलियन की फिगर निकाल ली। ओके, आगे चलें। was given, बस वादा नहीं किया। कैश पेमेंट ऑफ ₹5 पर शेयर शेल बी पेड 2 years लेटर। तसल्ली से समझिएगा। कैश पेमेंट ऑफ 5 per share will be given 2 years later provided, यानी if, relax, हमारा ईयर एंड 30/22। एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 22। इकतीस 12 23। तो ये रेड से तो मैंने वो लाइन शो की है जो 2 साल जब पूरे होंगे, 2 साल बाद मैंने देने हैं ₹5 पर शेयर। भाई जरा मुझे बताएं, मैंने कितने शेयर खरीदे हैं? मैंने 39 मिलियन। मैंने अपने इशू किए, वो अलग एडजस्टमेंट थी, वो खत्म हो गई। कैश पेमेंट ऑफ 5 पर शेयर शेल बी पेड आफ्टर 2 years, so I will pay 39 तो निकाल चुका हूं मैं पहले, इंटू ₹। पिछले से पिछले सवाल में डायरेक्ट 115 मिलियन शायद दिया हुआ था, पता नहीं कि 115 मिलियन आपने देना है फरवरी में।
ये डायरेक्ट 115 मिलियन दिए या कहा है कि 5 रुपए पर शेयर देने हैं, मैंने देने हैं मैंने कितने शेयर खरीदे हैं, इज इक्वल टू, खुदा के लिए 195 का पेपर में कुछ नहीं करना होता, ये परेशान करने के लिए देता है। इसकी पीवी देखते हैं, पीवी भी नहीं निकालनी, पीवी भी नहीं निकालनी, ये फेयर वैल्यूज वगैरह कोई लोगों से निकलवाएंगे जो एक्सपर्ट हों कि क्या चांस है सब्सिडरी कैसा परफॉर्म करेगी। इस 195 का चार्ट डालना होता है पेपर में, कुछ नहीं करना होता। ये कब देने हैं, 2 साल। आपने 2 एस्टीमेट ढूंढने हैं सवाल में, दोनों एस्टीमेट होंगे, एक इधर क्या इसकी फेयर वैल्यू थी और एक ईयर एंड पे क्या फेयर वैल्यू थी, बस ये 2 एंट्रीज आपसे वो मांगेगा। The fair if provided if the profit exceed a certain benchmark, पता नहीं वो benchmark क्या था। The fair value of this payment at acquisition date was 143, however it has increased to 1, मैंने कहा था ये वाले सवाल आ रहे हैं आजकल, इधर फेयर वैल्यू 143 है और इधर फेयर वैल्यू 150 है। चलें खत्म हो गया सवाल। एंट्रीज अभी नहीं मैं करूंगा, अभी आपको नोट करने का टाइम दूंगा। एंट्रीज तो मैं करूंगा इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट 143 और एक्सपेंस डेबिट 7 एडमिन में जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में सीआरई डेबिट पेबल क्रेडिट 7 से। 195 का कुछ नहीं करना होता पेपर में, इस एडजस्टमेंट में डिस्काउंट रेट भी यूज नहीं करना, बड़ी खूबसूरत करके वर्किंग नोट कीजिएगा। उससे वादा तो किया है 5 रुपए पर शेयर देने का, बस उस वादे की फेयर वैल्यू आज ये है। इसको कहते हैं कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल। ये सऊदी किंग को देने होते हैं, ये हमने सब्सिडरी ने कोई केस नहीं हारा हुआ। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि जिस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आया था तो उसने फेयर वैल्यू ऑफ दिस पेमेंट एट एक्विजिशन डेट वाज 143, इसके इजी मार्क्स ले लेने थे। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट ग्रो करके 150 पे चलेगी, पेएबल क्रेडिट 7 रुपए से, और इन्वेस्टमेंट में नहीं, अब नहीं, बस सिर्फ एक्विजिशन डेट में इन्वेस्टमेंट में जाता है। अब आप लेके जाएंगे सीआरई में। एट एक्विजिशन डेट ईएलआरई वर 300 मिलियन। अच्छा तो अभी तो हम सवाल पढ़ रहे थे, सॉरी। एट एक्विजिशन डेट ईएलआरई वाज 300 मिलियन, कैरिंग वैल्यू ऑफ ईएल लेस इक्वल टू द फेयर वैल्यू एट 50 मिलियन, द लैंड हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ इतने एंड वैल्यू इन यूज ऑफ इतने। ये 2 स्टेप वाली वर्किंग की थी, ये कर लेंगे। ये लाइन भी इंशाल्लाह मंडे को समझानी है, ये क्यों लिखी होती है। ये वो वाली एडजस्टमेंट है। इंपेयरमेंट टेस्ट गुडविल का परफॉर्म हुआ है, 15 मिलियन से गुडविल इंपेयर हो गई है। पी ने एक्वायर किए हैं 6 मिलियन शेयर्स, 30% शेयर होल्डिंग इन ऑक्टागॉन, 1 जुलाई 21। तो रिक्वायरमेंट भी अच्छी पई है, छोटा सा सवाल है। 1 जुलाई 21 साल के पहले दिन PL acquired 6 million shares representing 30% share in Octagon. On that date the fair value of share was 16। इसको तो काटें, एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू कुछ नहीं करनी होती। During the year OL reported a net profit of 60 million and paid a dividend of 20 million। तो बस ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग आ रही नहीं दी हुई, पैट माइनस डिविडेंड कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर OL मेड अ सेल, इस तरह नहीं करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह करते। चलें 15 मिनट ख्वाहिशें ही रहेंगी, 15 मिनट। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डालें तो सही अभी फिलहाल, प्लस 0 इन्वेस्टमेंट इन, देखते हैं कौन करता है जल्दी। 100 इन्वेंट्रीज, जगह 4-5 लाइनें छोड़ दिया करें तो जगह ही नहीं बची।
अदर करंट एसेट्स प्लस पेपर पता नहीं आधा घंटा पहले मेरा क्यों खत्म हो गया था। शेयर कैपिटल 1400 गंदा गंदा हुआ था इस दफा पेपर, लेकिन 2.5 घंटे में करके पेपर बाहर निकल आए। ये ना मौके ना 4:40 ताईं ते वेखी तो मैं अच्छा जी। On Yekam January, P acquired 60% shareholding in EL at following price, which is not recorded in our books. थोड़े से शेयर ले लो। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट में मैंने कहा था आप ले जाया करें पूरा का पूरा 54 और शेयर कैपिटल में 10 और शेयर प्रीमियम में 44। 1.1 की हुई थी 1.1 की हुई है ना, उसके साथ 1.1 और 1.2 डाला था। चलो ऐसे ही तंग करने के लिए 1.1 दोबारा कर लेते हैं या 1.3 कर लेते हैं, जो मर्जी आप कर दें, ठीक है। शेयर गिवन 1.1 नहीं है असल में, ये शेयर गिवन क्वांटिटी 13 उधर से हमने निकाला हुआ है, 13 वर्किंग 1.1 में निकाला हुआ है। 13 इंटू 50 इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, इस तरह करनी है पेपर में। इधर ना बुक शॉप है, उसके पीछे रख दें। अभी तो जो आगे वो आगे, जो आगे वो आगे। $702 मैं क्यों लूं, कह रहे हैं 702, पुराने जमाने में कहते थे 700 दें। अच्छा जी, दूसरा बुलेट मारें। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 143, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 150 माइनस, ये एडमिन एक्सपेंसेस में डालना है, एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस बढ़ने से आर कम हो जाएगी, एक्सपेंस प्लस करना एडमिन में, मैंने माइनस बोला है। 150 नहीं, वो 143 असल में लिखा था तो इसलिए वर्सेस 143 कर लो। नेकी कर अखबार में डाल, दरिया में डाल, नेकी का स्टेटस पे डाल। अच्छा जी, बहरहाल कोई अगर कुछ कर रहा हो तो उसके बारे में बुरा गुमान ना किया करें, अपना एहतियात रखें। अच्छा जी, प्री आ रही 300, पैसे ले लो थोड़े से। अच्छा जी,
लैंड रहेगी, नहीं वो तो अभी है ना 300 अभी हमने किया, अब आगे चलें, अभी तो हम इस एडजस्टमेंट पे आगे नहीं गए। इधर एट एक्विजिशन डेट ईयर्स आर वर्थ 300 एंड कैरिंग वैल्यू वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू, प्री आर तो लिख लिया हमने, एक्सेप्ट लैंड विच वॉज कैरिड एट 50 मिलियन, विच वॉज कैरिड एट 50 मिलियन। जी कैरिंग अमाउंट क्या एक्विजिशन डेट पे 50, फेयर वैल्यू 80 और वैल्यू इन यूज वर्किंग नंबर 1.4 कर लें, 8 कर लें, जैसे मर्जी कर लें जी। 70, किसी को याद हो स्टेप 1 और स्टेप 2? स्टेप 1 फेयर वैल्यू पे लाएं, स्टेप 2 इम्पेयरमेंट टेस्ट करें। और मैंने कहा था इसको इस तरह लिख लीजिएगा ताकि एंट्रीज भी बाहर निकल आएं। सबसे पहले फेयर वैल्यू पे लाएं, 50 वाली चीज 80 पे, तो सरप्लस बैलेंसिंग 30। अब नीचे एक वर्किंग करनी होती है, नीचे एक वर्किंग करनी होती है, वो वर्किंग होती है इम्पेयरमेंट टेस्ट। What is revised carrying amount? Revised carrying amount after fair value adjustment 80. Recoverable amount पहले समझ लें फिर नोट कर लेंगे, हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, वो 80 है, कॉस्ट टू सेल नहीं दी हुई। हायर इधर छोटा सा करके हमने अगले आप ये एंट्री करें, इम्पेयरमेंट लॉस 0, फायदा कोई नहीं हुआ, नहीं लंबी कैलकुलेशन का फायदा कोई नहीं हुआ, लेकिन शायद किसी को याद आ गई उससे, क्योंकि क्लास में की सिर्फ एक दफा थी। लेकिन ये एक्विजिशन डेट की है, खुदा के लिए इनको कभी वर्किंग उधर ना लेके जाइएगा P&L के मुंह पे, ये एक्विजिशन डेट की है, एंट्री एक ही निकलेगी बस, पीपी डेबिट सरप्लस इन वर्किंग क्रेडिट। उधर डेप्रिसिएशन भी थी जब उस दफा की थी क्लास में। ओके जी, सली से देख लें ये तीनों फिगर्स किस दिन की हैं, एक्विजिशन डेट की। पहले फेयर वैल्यू टेस्ट फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट, फेयर वैल्यू पे ले गए, ये एंट्री कर दी, इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए सेटी को लाएं इधर, रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करें, इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए तो इधर ले दें, इसकी एंट्री करें इम्पेयरमेंट लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट, अगर आ जाता, फिलहाल बस 30 रुपए की एंट्री कर दें, पीपी सरप्लस इन वर्किंग 1 सुबह वाली क्लास, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, इसको पीपी बना दो, तसल्ली से जरा बनाइएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो हमारी पीपीई है। मसला ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये पड़ी हुई थी फेयर वैल्यू पे, तो अब पीपी में हमने इसको लाना है कॉस्ट पे, टू ब्रिंग टू कॉस्ट, जो फेयर वैल्यू पेरेंट ने अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, मंडे को रिवाइज करेंगे, उसको रिवर्स कर दें,
तो पीआरई में वो पड़ा हुआ है, सीआरई डेबिट पीपी, इससे पीपी ऑटोमेटिकली कॉस्ट पे आ जाएगी -50, पीपी क्रेडिट, गेन रिवर्सल ऑफ IAS 40, IAS 40 वाला गेन रिवर्स कर दिया। तो ये कोई आपस की एडजस्टमेंट नहीं है। एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है। पहले एसेट हमारा था ही नहीं, पीपी में था ही नहीं, अब है, तो डेप्रिसिएशन, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर IAS 16, IAS 16 के तहत डेप्रिसिएशन, सीआरई डेबिट पीपी दोनों ही माइनस हो गए। खैर क्योंकि IAS 16 में आ गया है इसलिए डेप्रिसिएट होगा। 1 महीने का रेंट रिसीवेबल पेएबल था, -4 -4, आ जाके ना 2-3 एडजस्टमेंट्स ऊपर हैवी दे के भी नहीं, ये तो आसान सी एडजस्टमेंट है, शेयर इशू हो गए और कंटिजेंट कंसिडरेशन, प्री आरई, फेयर वैल्यू, यानी 2-3 जिसमें मोटी मोटी दे के नीचे अब ठंडा हो जाता है। इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑफ गुडविल इंडिकेटर, मैनेजमेंट बिलीव दैट इम्पेयरमेंट अरोज ड्यू टू टेम्परेरी, भाई टेम्परेरी है या परमानेंट है, आ तो गई है ना। इम्पेयरमेंट कितनी, गुडविल की, गुडविल नहीं इस तरह ना करना, माइनस ये और एनसी इम्पेयरमेंट लॉस। Parent acquired 6 million shares representing मात्र 30% शेयर होल्डिंग इन ऑक्टागन। ऑन दैट डेट द फेयर वैल्यू वाज इतने। ठीक है, पता चल गया तू मेरी एसोसिएट है। इस साल के एंड पे इसको प्रॉफिट आया 60 और डिविडेंड पे किया 20। प्रॉफिट आया 60, शुक्र है हमारे साल के शुरू में खरीदा था। 60 तो फल लगे हैं दरख्त पे, उसमें से 30% हमारे हैं, उतार लें फलों को। अच्छा ये ना ये डिविडेंड है ए का, ये डिविडेंड किसका है, ए का डिविडेंड है, कितना 20। ये असल में उसके शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लग के आया, ये फुल ग्रीन पेज है, ये फुल ग्रीन पेज है, डिविडेंड है ना उसका, ये हमारा हिस्सा है। 1-2 सवालों में आने वाले दिनों में वो लिखा होगा ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है, जो उसका पूरा डिविडेंड है, पेड टोटल डिविडेंड। तो जो फल उतारने हैं 20, उसमें से हमें कितने मिलेंगे। किसी को एक चीज याद हो, भी थोड़ी देर पहले बताई थी, नई थी क्लास के अंदर, ARE में इन दोनों का डिफरेंस 18 - 6, उधर ही रखो। During the year, OL made sales of 50 million to HL। अभी OL HL छोड़ें, बस मुझे सोल्ड की फिगर बताएं। 50, 60% वर सोल्ड, 5-4 बार एट 3 अब ये देख लें A2P है P2A है, क्या है A2, फिर पीस शेयर भी लगाना पड़ेगा रेड मार्कर से,
सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट पी शेयर, यह एंट्री बनेगी सीआरई डेबिट, सीआरई डेबिट। अच्छा, पीएनएल के सवाल में भी ना ये वाली एडजस्टमेंट बेशक लंबी सी इसी तरह का रहिएगा, क्योंकि उसमें भी फाइनल फिगर ही हिट होती है, उसमें कोई आपस की ट्रायंगुलर अप्रोच लगनी नहीं होती। और जो होंगे उसके सवाल सब्सिडरी के, उसमें भी इसी तरह कर दीजिएगा। फिर सोच लीजिएगा ये फिगर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करनी है, इस तरह सोच लीजिएगा ना, ये सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करनी है, और ये कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देनी है, और एस प्रॉफिट भी हिट। याद आ रहा है? चलें कभी कर लेंगे रिवाइज। अच्छा बोलें, जवाब दे दें। किसने बेचा है? ए ने, तो ए आर उधर पड़ी हुई है। किसने खरीदा है? पी ने, तो पी का स्टॉक पड़ा हुआ है आज, उधर जाके माइनस करें। जी बोलें। स्टॉक का प्रॉफिट रिवर्स, सीआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट 1। हम्म 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 हमें बड़ा अजीब महसूस हुआ जब रास्ते में सर उमैर ने बताया कि हमने क्वेश्चन 11 भी करा दिए, होमवर्क में दिया है बच्चों को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, 2-4 मिनट लगाएं, ये जरा मुझे करवा दें। पहले वो तस्वीर खींच लो, बस वो तो खत्म हो गया। ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू द मैटर्स रेज्ड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो कुछ भी नहीं है, बस खत्म है। अच्छा जी, ये असल में सारा डाटा खुला हुआ है, जिसकी वजह से ये सवाल हो जाएगा, वरना फिर डाटा ना खुला हो तो समझ नहीं आना। यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ प्रॉपर लिमिटेड। ठहर जो, पहले कैफ ते कर लेने दे। अ न्यू सीईओ हैज रिसेंटली ज्वाइंड पीएल। यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ प्रॉपर लिमिटेड। एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी अभी ज्वाइन किया है पीएल को। ड्यू टू हिज लिमिटेड नॉलेज, होमवर्क में कोई एक सवाल हम और दे दें आपको, या ये 4 ही घर में करेंगे? फिर पासिव में 1 भी जरा ट्राई कर लीजिएगा। ड्यू टू हिज लिमिटेड नॉलेज ऑफ कंसोलिडेशन, उसके कंसोलिडेशन के भाई हो गया, आप देख रहे थे उधर, हो गया। पढ़ो अब सवाल के शुरू से पहला पैरा में असल रिदम बनता है ना। यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ प्रॉपर लिमिटेड, अ न्यू सीईओ हैज रिसेंटली ज्वाइन, यानी कि हमारा बॉस आया है, बॉस नया आ गया। ड्यू टू हिज लिमिटेड नॉलेज ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का उसको नॉलेज है कोई नहीं। द सीईओ हैज रेज द फॉलोइंग मैटर्स आफ्टर गोइंग थ्रू द रिसेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स ऑफ पीएल। तो उसने ये मैटर्स रेज किए हैं। आसान गल्लां थल्ले पई होंदियां ने। पहले वन ऑफ पीएल्स एसोसिएट, हमारी एक एसोसिएट है जिसपे हमारा, जिसमें है इसके अच्छे खासे इंटेंजिबल्स हैं, बट नो इंटेंजिबल्स आर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। ओह मैन, कहते हैं हमारी एक एसोसिएट है, साडी एक एसोसिएट है, और दी बैलेंस शीट से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बेटा, आफ्टर गोइंग थ्रू द रीसेंट कंसोली, कहते हैं हमारी एक एसोसिएट है, हमारी एक, थोड़ा सा पेंडू बना करें कभी कभी, हमारी एक एसोसिएट है, हमारी एक एसोसिएट है, उसके इंटेंजिबल ही नजर नहीं आ रहे। मैंने देखे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उसके इंटेंजिबल ही नजर नहीं आ रहे। हमारी एक एसोसिएट है, उसके कोई टेंजिबल्स इंटेंजिबल समझ ले नजर ही नहीं आ रहे मुझे, उससे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? बेटा इसमें हमारा क्या कसूर है? या ये रिस्पॉन्ड करेंगे कि ये नजर आने चाहिए? अच्छा फिक्रा सुने, ये असल में एमसीक्यूज जब हम करेंगे ना किसी दिन, उसके बाद ये फिक्रे आप वैसे भी खुद बनाने लग जाएंगे। फिक्रा इसका ये होगा कि इनटेंजिबल्स के एसेट्स और लाइबिलिटीज लाइन बाय लाइन ऐड नहीं होते। सो द इनटेंजिबल्स ऑफ
एसोसिएट्स आर नॉट एडेड लाइन बाय लाइन। अच्छा, लेकिन कोई एडजस्टमेंट ऐसी है ना जो पी एंड एल बैलेंस शीट दोनों पे हिट होनी हुई, तो फिर हम दोनों डिस्कशंस करके आएंगे, ये तो एसेट्स से बस। तो ये जवाब रिस्पॉन्ड कर दिया आपने? चलें। As we hold only 45% voting shares of बीटा, अब ये बीटा है कोई पता नहीं, BL should not be consolidated, इसको कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए, regardless of the fact that a further 10% is held by another shareholder who has agreed to vote as directed by PL, as directed by भाई ये नहीं था, कॉन्सेप्ट समझना था। A company might control another company even if it owns share which give it less than half of the, because it has agreed with other shareholders which allow to। अच्छा, अब आपने वो सोशल स्टडीज की टीचर वाला काम करना था, आपने कहना था कि we own 45% voting shares and we have made an agreement with an other shareholder to vote as directed by us who owns 10% shares. Therefore, it exceeds 50. So, we have a control over Beta Limited. That's why a consolidation will be made या will not be made? Will be made because we have a control. ये कितने लोगों को समझ आ गया था पढ़ते ही? ज्यादा समझ आने लगी। Share capital of the none of the subsidiaries appearing in the balance sheet. Share capital of none of the subsidiaries appearing in balance sheet. कहते हैं कि 3-4 सब्सिडरी हैं, एक का भी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा। इसका बेहतर है कि जवाब नहीं, वर्किंग वन तो उसको नहीं पता होगी ना। अच्छा मुझे नहीं पता था कि मुझे बताना और पेपर अलग प्रोग्राम है। अच्छा, ब्रीफली रिस्पॉन्ड हमने करना है उसको, मुझे तो हमने कहना है कि शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स एटसेट्रा ऑफ सब्सिडरी आर कैंसल्ड आउट अगेंस्ट द investments and NCI to show a good will. Therefore, share capital of subsidiary is not shown in the consolidated balance sheet. A loan given by Babaji to AL. AL किथों आ गई? अच्छा, AL है कोई ऊपर, चले पहले ये देख लें फिर। AL का तो बताया ही नहीं था ऊपर। Since parent holds 75% of the shares of AL, all balances of AL should be included to the extent of 75. Since we own 75% shares of subsidiary, so all balances should be included at 75%. ये लेक्चर 3 में बताया था, हमारा कंट्रोल 100% होता है। हाँ, आरी में हिस्सा हमारा 75 ही होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऑल बैलेंसेस से मुराद तो ये वाले बैलेंसेस है ना उसके, और इसमें बेशक आप P&L की बात भी कराइएगा। मेरे ख्याल से ऑल बैलेंसेस तो ऑल बैलेंसेस ऑफ AL सब्सिडरी इसमें, यानी कि उसके बैलेंस शीट के बैलेंसेस भी, और अच्छा P&L में भी हम पता है सेल पूरी डालते होते हैं, एंड पे जाके वो निक्की को देते हैं कोई हिस्सा। तो याद है बैलेंस शीट और P&L दोनों बनाते हुए पूरी फिगर्स डालते हैं, वो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली, वो पूरी फिगर्स डालते हैं। तो आप बताएं 75% करेंगे या पूरी फिगर्स डालेंगे? पूरी फिगर्स डालेंगे। तो इसमें कोई लॉजिक ज्यादा देने की जरूरत नहीं, हम कहेंगे इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड इन subsidiary, all of the items in P&L and all of the items in balance sheet are added fully and not to the extent of 70, ये सोशल स्टडीज की टीचर, are added fully and not to the extent of 75। इस तरह से भी लिख के आ जाएंगे, काफी है। अगर लॉजिक देनी तो एज वी कंट्रोल, फुली कंट्रोल, कंट्रोल तो हमारा, लेकिन लीगल ओनरशिप हमारी सिर्फ कितनी है?
एक लोन दिया है पेरेंट ने एएल को, एएल कौन है, एक बीएल है, एक पीएल है, एक अच्छा सब्सिडरी, लोन दिया है पेरेंट ने सब्सिडरी को, तो ये वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर नहीं आ रहा, ऊपर से देखो कंसोलिडेटेड में गलतियां निकाल रहा है वो। CEO has raised the following matters after going through consolidated financial statement. कंसोलिडेटेड में कहते हैं मुझे लोन नहीं नजर आ रहा जो पेरेंट ने सब्सिडरी को दिया हुआ है। लेक्चर 1 लिया था किसी ने पूरी क्लास में, वैसे तो लेक्चर 1 लिया था, लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल, जिंदगी में जो पहले एडजस्टमेंट सीखी थी वो भाई इधर ना ख्वार करा दीजिएगा कि अच्छा ये जरा समझाएं। लेक्चर 1 जब बैलेंस शीट का भी कोई सवाल नहीं किया था, लोन रिसीवेबल पेएबल कैंसिल किया था। अ लोन गिवन बाय पी शहर थ्योरी का सवाल आ गया इस दफा, बाहर जो निकले ना बच्चे वो सानू वर्किंग 1 2 3 4 सिखाई ते पेपर च ए आई शहर बीए कर लो, अच्छा बीए कर लो। A loan given by parent to subsidiary is not appearing in the balance sheet, although the loan is still receivable. वो कह रहे रिसीवेबल है लेकिन फिर भी ये कंसोलिडेशन में शो नहीं कर रहे। ओ भाई फिर ही तो कैंसिल करना होता है जब रिसीवेबल पेएबल हो, तू पानी पी ले, साड़ी एडजस्टमेंट नहीं मुक रही, फुल स्टॉप तो हो गए। लर्ली सिमिलर लर्ली इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑल्सो मिसिंग इन P&L इनकम, इनकम का मतलब P&L होता है। इंटरेस्ट इज ऑल्सो मिसिंग इन P&L ऑल्दो पेरेंट हैज पेड द फुल इंटरेस्ट, पेरेंट ने पूरा का पूरा इंटरेस्ट पे कर दिया है लेकिन फिर भी P&L में इंटरेस्ट इनकम भी नजर नहीं आ रही मुझे। अब हम लिख के आएंगे द इंटरकंपनी बैलेंसेस दैट इज लोन रिसीवेबल एंड लोन as well as interest income and interest expense are cancelled out for the purpose of consolidation, therefore these should not have been appearing, ये appear नहीं होने चाहिए। अब सारी क्लासों के अंदर जरा जितने हैं कर दें। और कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो कह रहे हैं नेक्स्ट कोला। अच्छा देख कोई डेफिशिएंसी रहेगी हमारे सॉल्यूशन में, हम इंसान हैं, खता के पुतले हैं, वो देख लेते हैं। इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फुल बैलेंसेस शुड बी इंक्लूडेड डिस्पाइट होल्डिंग लेस देन दिस इंश्योर एनी लॉजिक नहीं सानू पता, दिस इंश्योर अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ग्रुप एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, द इक्विटी रिलेटेड टू NCI इज प्रेजेंटेड, इस तरह का बस ठीक है काफी था। ये जरूर बता सकते थे कि NCI को अलग शो करते हैं। इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस including loans and interest between P and LSL are fully cancelled in consolidated. These adjustments logic छोड़ो यार, इतना तो ना briefly respond करना था, इतना तो आई क्या। The share capital in the consolidated balance sheet reflects only the share capital of parent. The share capital in the balance sheet reflects only the share capital of parent. The share capital of subsidiary is cancelled during consolidation is offset against investments, बल्कि investments और NCI to calculate the goodwill। बेहतर ये लफ्ज़ होता है कि इन्वेस्टमेंट और NCI लिख के गुडविल बैलेंसिंग आती है। BL should be consolidated to PL's control over BL, कंसोलिडेशन होनी चाहिए, लॉजिक लिख दी ना, कंट्रोल है बस। PL controls BL even if PL owns less than 50% voting powers because other shareholders के 10% राइट है। ये सवाल से इंग्लिश। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स आर अकाउंटेड फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड, हाँ ये लफ्ज़ हमें लिखना चाहिए था। शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट्स आर शोन इन वन लाइन एंड आर नॉट कंसोलिडेटेड लाइन बाय लाइन। मैंने आपको इतना सा जवाब दिया था, आर नॉट कंसोलिडेटेड लाइन बाय लाइन, ये अच्छा लफ्ज़ है, ये लिखा आर नॉट कंसोलिडेटेड लाइन बाय लाइन, हाउएवर अ सिंगल लाइन इज एडेड व्हिच इज शोन एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ठीक है जी, ओवर।